नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आज भारत का इस माली साल का यानी 2023-24 इसका नेशनल बजट आया आज। मोहतरमा निर्मला सीतारमण यहाँ की वज़ीर ख़ज़ाना हैं। उन्होंने आज सुबह 11 बजे लोकसभा में अपना ये बजट तकरीर की। इसकी आज तो हम इस पे ज़्यादा बहस नहीं कर पाएंगे, मोटी मोटी बातें मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। अभी जैसे हम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हमें ज़्यादा यही ध्यान में रहता है कि हम जब इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं तो हमें उसमें एग्जेम्पशन लिमिट कितनी मिलती है। और इससे पहले एग्जेम्पशन के साथ साथ फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करते थे तो एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन भी मिलती थी। पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, उसके बाद फिर टैक्स लगता था। अभी मोहतरमा निर्मला सीतारमण ने क्या किया है कि 2 ऑप्शन दिए हैं। अगर हम चाहें तो वही जो पुराना सिस्टम है उसी पे चलें, उसमें फिर हमको एग्जेम्पशन मिलेंगी, या तो फिर नया सिस्टम उन्होंने जो मुतारफ़ किया है जिसमें उन्होंने 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, लेकिन उसके बाद फिर हम कोई भी एग्जेम्पशन जैसे LIC की पॉलिसी होती है या बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट में रखते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, नेशनल पेंशन स्कीम होती है, ऐसी जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उन पे जो हमको इस्तिस्ना मिलता है, जो एग्जेम्पशंस मिलती हैं वो उसमें नहीं मिलेंगी। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है इस बजट की वो ये है कि हिंदुस्तान इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ खर्चा करेगा। पिछले साल ये रकम 7 लाख करोड़ थी, इस साल बढ़ा के उसको 10 लाख करोड़ कर दिया है। अभी आप सोचिए, तकरीबन 80 से 85 हज़ार करोड़ एक महीने में ख़र्चा करना है, या यूं कह दीजिए कि एक दिन में तकरीबन 2700-2800 से लेके 3000 करोड़ तक खर्चा करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना खर्चा कर पाएंगे, क्योंकि खर्चा करने के लिए मुकम्मल मंसूबे तैयार होने चाहिए। लेकिन ये बड़ी अच्छी पहल है। अगर 10 लाख करोड़ खर्चे होंगे तो इससे ज़ाहिर है मुल्क में जो बेरोज़गारी है उसमें कमी आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में सब आ जाता है, रेल आती है, रोड आते हैं, शिपिंग आती है यानी बंदर आते हैं, हवाई अड्डे आते हैं। तो हर जगह जब भी ख़र्चा होगा तो इससे लोगों का फ़ायदा होगा और मुल्क में भी तरक्की होगी। अभी क्या है कि हिंदुस्तान में रेलवे का बजट अलग नहीं आता, वो भी इसी में मिला दिया जाता है। तो रेलवे में भी जो मोहतरमा वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि इस साल 2,40,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवे में तो ज़ाहिर है रेलवे स्टेशन हुए, नई रेल लाइन बिछाना हुआ, तो इस तरह मतलब तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का रेलवे में इस साल ख़र्चा होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी नए असासे तैयार किए जाएंगे। नाजरीन, हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें बताया था कि हिंदुस्तान में ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन ऐसे तो क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है और कई चीज़ों में पाई जाती है, हवा में भी है ऐसे तो। और वैसे क्या है कि ये पानी का एक ख़ास हिस्सा है, क्योंकि पानी के एक मालिक्यूल में 2 आइटम हाइड्रोजन के, 1 आइटम ऑक्सीजन का होता है, इसीलिए उसका मालिकुलर फार्मूला होता है H2O। अब अगर हाइड्रोजन हम
किसी केमिकल तरीके से बनाते हैं तो उससे उसके एफ्लुएंट निकलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स निकलती हैं, उससे जो है माहौलियात ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए अगर हाइड्रोजन पानी में से बिजली गुजार कर उसको तोड़ा जाए, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाई जाए, तो वो जो हाइड्रोजन बनती है उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। यानी हाइड्रोजन जिसके बनाने में हमने माहौलियात को गंदा नहीं किया। तो इस ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए बजट में 19,700 करोड़ एलोकेशन हो गई है। नाजरीन, ऐसे ही ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए लद्दाख में, अभी लद्दाख जो है ना उसको कहते हैं सीलिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के ऊपर जैसे छत है, क्योंकि उसके जो एलिवेशन है बहुत ऊपर है। तो वहाँ पर अभी लद्दाख में जो है अभी सरकार ने जो ये बजट दिया है उसमें उन्होंने इसके लिए 20,700 करोड़ मुख्तस किए हैं, एलोकेशन हुई है। और उससे वहाँ जो बिजली बनेगी, अब ज़ाहिर है वो ग्रीन बनेगी, यानी विंड पावर होगा, सोलार पावर होगा, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी हो सकता है। तो उसके ऊपर 20,700 करोड़ के खर्चे से 13 गीगावाट बिजली बनाई जाएगी। नाजरीन, 2-3 रोज़ के बिल, यानी इतवार के रोज़, आज बुध है, इतवार के रोज़ पेशावर में एक पुलिस लाइन की जो मस्जिद थी वहाँ पे एक खुदकार बमबार ने अपने आप को उड़ा दिया, जिसके नतीजे में कई लोग हलाक हुए, कई लोग ज़ख्मी हुए। वो हलाक हुए लोगों का जो अदद है, नंबर है, वो हमने जहाँ तक सुना है 101 तक पहुँच गया है। और उसके ऊपर 100-150 और जो है अभी भी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनमें कई लोग ऐसे हैं जो शदीद ज़ख्मी हुए। यानी हो सकता है कि ये मोहल्ले के लोगों की लिस्ट में और इजाफ़ा हो जाए। अच्छा, इसके ऊपर कल पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बहस मुबाहिसा हुआ और इस वक्त जो वज़ीर दिफा हैं पाकिस्तान के, डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बताया कि यह वैसे ख़ुद इमरान खान ने भी कहा था कि इमरान खान की जो 4.25 साल की हुकूमत थी, और जब ये तकरीबन 1.5 साल के बिल 15 अगस्त 21 को तालिबान की हुकूमत आई अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ से कई तालिबान जो पाकिस्तान से उधर गए थे उनके साथ लड़ने के लिए वो वापस आ गए। तो उस वक़्त इमरान खान ने ये कहा था कि उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। और अभी ये कुछ रोज़ के बिल फिर भी कहा था इसने कि ये जो वायोलेंस में, तशद्दुद में इजाफ़ा होता जा रहा है, तो उसमें इस सरकार की बकौल उसके गलती है, क्योंकि उसने वो जो दहशतगर्द वापस आए उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। अभी ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इस किस्म का कोई फ़ैसला नहीं हुआ था। नेशनल असेंबली में इस पर बहस हुई थी, लेकिन फ़ैसला नहीं हुआ था, यकीनी नहीं बनाया गया था। तो अभी तो हम इस ख़याल के हैं कि दहशतगर्दों के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो लोग बज़िद हैं तशद्दुद पर। और उनका जो बकौल ख्वाजा आसिफ के जो इलाज है वो सिर्फ़ उनके ऊपर सख्ती करना ही है। जैसे ज़रब अज़ब पहले वो मतलब हुकूमत की तरफ से लॉन्च की गई थी और जिसके बाद कई मिलिटेंट्स को हलाक किया गया था। तो अभी मतलब ख्वाजा आसिफ के कहने का मतलब ये है कि हमें सख्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल ऐसे ही बिगड़ती रहेगी। अब मज़े की बात यह है कि ख़ुद ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि हमने जो पिछले 40-45 साल में जो दूसरों के लिए मर्सिनरी बन के काम किया, जो मैं भी कहता रहा हूँ, कई मैंने व्लॉग्स में आपको बताया है कि जैसे 1979 में जब सोवियत यूनियन रूस में आया तो जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका के कहने पर पैसा लेके, क्लियर बोलता हूँ, यानी
किराए के सिपाही बनाए, किराए के मुजाहिद बनाए, लोगों को जिहाद करना सिखाया और ऐसे मुजाहिद तैयार करके यानी दहशतगर्द तैयार करके अफ़गानिस्तान भेजे। और उसके बाद फिर 2001 में यानी फिर अमेरिका के कहने पर जब अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी, वो उसामा बिन लादेन उधर है और वो नहीं दे रहे अफ़गानिस्तान वाले, तो फिर से पाकिस्तान ने अमेरिका का पिट्ठू बनना कबूल किया। और उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ सदर था पाकिस्तान का, तो उसने भी पैसे लेकर आदमी तैयार करके पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान भेजे। तो अभी ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है कि हमसे ये बड़ी भूल हुई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब भी वो ये बात नहीं कहता कि दहशतगर्द किसी भी रंग रूप के हों, वो हर आदमी के लिए, हर कौम के लिए एक किस्म का कैंसर होते हैं। अब भी वो तालिबान की तो शिकायत करता है, उसके बारे में बोलता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बोलता कि उन्होंने जो जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट बनाए हैं, उन्होंने जो लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट बनाए हैं, घर में बिठा के रखा है। IMF वाले जब किसी को भी पैसा देते हैं, बैंक ही समझो कोई भी देता है किसी को, तो वो ये तो इंश्योर करना चाहेगा ही कि मुझे ये पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मज़े की बात ये है कि कई जो है लोग पाकिस्तान में ऐसे सामने आ रहे हैं जो पाकिस्तान को ये मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान शुड डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा है कि अभी अगले आने वाले 6 महीनों में पाकिस्तान को $14 बिलियन की जो है अक़सात भरनी है। जो पुराने कर्ज़े हैं उनका किस्त है और उनका सूद है उनका जो, तो इसीलिए बेहतर है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना चाहिए। और अभी ज़ाहिर है अगर ये IMF से मांगते हैं तो IMF वाले इनको, अच्छा दूसरी बात बताऊं, अभी कुछ 3-3.5 बिलियन श्रीलंका को दे रहे हैं IMF वाले। श्रीलंका ने कुछ महीने पहले डिफ़ॉल्ट किया था, तो श्रीलंका को अभी IMF वालों ने बोला है कि आप अपने जो दिफाई अखराजात कम करें, डिफेंस पे जो खर्चा करें। अभी श्रीलंका का तो कुछ भी खर्चा नहीं है, श्रीलंका का तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का तो 80% बजट जो है ना वो दिफा पे खर्चा हो जाता है। तो पाकिस्तान को भी IMF को कहना चाहिए कि आप अपना दिफा का खर्चा घटाएं। अभी पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और उसके पीछे 7 लाख की फ़ौज जो रेगुलर आर्मी है, इतनी फ़ौज रखना उसको क्या ज़रूरी है। और पूरी दुनिया को वो मर्सिनरीज़, ये सऊदी अरेबिया को चाहिए उसको देते हैं, जॉर्डन उर्दून को चाहिए उसको देते हैं अपने सिपाही, लेकिन उसके लिए फिर उनको जो है अपने बजट का 80% लेके जाते हैं। अगर वो अपना दिफा पे ख़र्चा घटाएंगे, जैसे कि बांग्लादेश ने कम रखा है, तो अभी बांग्लादेश जो है मिरेकल इकानमी कहा जा रहा है, एशियन टाइगर हो गया है। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान भी चाहे कि अपने माशी मसइलात से कैसे जान छुड़ा सकता है, तो उसके लिए उसको अपना दिफाई खर्चा घटाना पड़ेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहब आपको अब तक हमारे इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।